हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अगला वीडियो यानी क्लास नंबर 12 है। और हमारा जो करने का तरीका है वो आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा। यानी जो हम यहाँ पर कंटेंट करा रहे हैं बहुत ही अलग तरीके से करा रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको ऐसी क्लासेस यानी फुल और डिटेल्ड वाई क्लासेस अगर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलती है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहीं पर भी पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको ऐसी क्लासेस नहीं मिलेंगी। अगर कहीं डिटेल में पढ़ाया भी गया होगा तो पूरी क्लासेस नहीं होंगी, 1 से 2 3 10 मैक्सिमम 10 क्लासेस होंगी। और मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पूरी जो भी सिलेबस हमारा रहता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अगर हम देखेंगे तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एमपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें एमपीजी के सिलेबस में रहता है यानी पाठ्यक्रम में एमपीजी के रहता है, उस सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम ये क्लासेस एमपी की ले सकते हैं। ओके, और आप लोग जो जुड़े हुए मुझसे पहले से, आपको पता है कि यहाँ पर जो कंटेंट है वो कैसे है, यानी विथ मैप के साथ में यानी विथ मैप है, यानी मैप के साथ में। तो आपको यहाँ पर मैप इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि मैप से एक तो हमें जल्दी याद होता है और लंबे समय तक वो चीज़ें हमें याद भी रहती हैं। ओके, चलिए 1 मिनट, ठीक है। और आज हम जो यहाँ पर कंटेंट कराएंगे उससे पहले मैं आपका थोड़ा रिवीजन कराना चाहता हूँ। वाई एमसीक्यूज़, यानी एमसीक्यूज़ जो अभी तक मैंने पढ़ाए हैं उसी के एमसीक्यूज़ बनाए। जितना भी कंटेंट मैंने पढ़ाया उसमें से मैंने थोड़ा बहुत एमसीक्यूज़ निकाल लिए हैं, तो मैं थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको खुद में समझ में आएगा कि हमारी पढ़ाई अभी कैसी चल रही है। तो पहले मैं एमसीक्यूज़ कराऊँगा, उसके बाद कंटेंट पे आऊँगा, यानी अपने टॉपिक पे आऊँगा। ओके, तो हमारा पहला एमसीक्यूज़ यानी पहला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि ये 99% लोगों का ये आंसर गलत नहीं होगा। ओके, तो मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ, 1954, 1955 या 1956 या 1959। तो ये मैं नहीं मानता कि आप लोगों का ये गलत होगा। ठीक है, अगर ये भी प्रश्न आपका गलत हो रहा है ना तो आप सोचिए कि आप कितने पीछे हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या नारियल का वृक्ष। तो यहाँ पर जो आपको डार्क दिख रहा है ना वो आंसर्स हैं। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम में बहुत छोटी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछ लेते हैं ये। जैसे कि अभी हाल ही में आंगनवाड़ी की वैकेंसी आने वाली है, तो आंगनवाड़ी की वैकेंसी में ये सब आपसे पूछ सकते हैं। ओके, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में और लोगों को आता नहीं है। 20, 25, 29, 30। तो यहाँ पर आपको आंसर इसका दिख रहा है 29। तो मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ साथ साथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने खुद को अच्छा समझे कि हाँ मेरे को तो आंसर मिल गया। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए लगाए हैं कि आप अपने मन से पहले करने का प्रयास कीजिए, तुक्का नहीं लगाना। ये कोई तुक्के वाले क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस। अगर इसमें आप तुक्का लगा रहे हो ना तो आगे तो बहुत कठिन आने वाले हैं, उनमें तो आपकी हवा उड़ जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, 29 आंसर है इसका। तुक्के नहीं लगाना है, बिल्कुल 100% सिक्योर करे रखना है कि मेरा यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है। ओके, और ये मैंने इसीलिए कराया क्योंकि आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं आप खुद से पूछिए कि अगर मैं इसमें तुक्का लगा रहा हूँ तो मेरी पढ़ाई किस दिशा में जा रही है, अगर मैं इसमें तुक्का लगा रहा हूँ तो मेरी पढ़ाई किस दिशा में जा रही है। समझ रहे हो। चलिए
अगर आप इनमें तुक्का लगा रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता, आप अभी बहुत, आप स्टार्ट भी नहीं किया, आप ज़ीरो अभी, है ना। मध्य प्रदेश के विकास खंडों की संख्या कितनी है? 313 है। वहीं अगर मैं आप बात करूं कि आदिवासी विकास खंड, आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89 है। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। फिर अगला, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो कौन सी नदी से बनती है? चंबल नदी से। वहीं दक्षिणी सीमा की बात करें तो कौन सी नदी से बनती है? गोदावरी नदी से। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? चंबल, कैन, काली सिंध। तो इसका आंसर क्या है? कैन है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल। तो इसका आंसर क्या है? इंदौर। अब आप सोचिए कि आपका कितने इसमें तुक्के लग रहे हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं ना, ये चलो मैं मान सकता हूँ, चलो ये कठिन है, ये कठिन, चलो मान सकता हूँ कठिन नहीं है, लेकिन ठीक है, आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो आपको ये लग सकता है, लेकिन शुरुआत में जो कराया था मैंने राजकीय वृक्ष वगैरह, तो इसमें आपकी गलती नहीं होना चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चचाई जलप्रपात, टोंस जलप्रपात, बोगरा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो इसको मैंने डार्क नहीं कर पाया, यानी आंसर शो नहीं कर पाया। इसका आंसर क्या है? बोगरा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार के क्षेत्र में नहीं बसा हुआ है? उज्जैन। मालवा का मतलब ये मध्य प्रदेश है, तो इधर का जो एरिया है ना, अगला है महादेव की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आंसर आपको दिख रहा है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? तो इसका आंसर आपको दिख रहा है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी। ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, सारी के सारी चीज़ आपको मैं करा चुका हूँ। अगर आपको इनमें से अगर 50% भी आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ओके, राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ठीक है, मध्य प्रदेश किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम होता है? तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी आसानी से इसको करेंगे। अगर आपको नहीं आया अभी या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ओके, चलिए, पिछले वीडियो में हमने नर्मदा नदी को देखा था। नर्मदा नदी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कल कवर किए थे। ओके, आज हम जो नदी पढ़ने वाले हैं उस नदी का नाम है ताप्ती या तापी नदी। इस नदी को तापी नदी भी बोला जाता है, ठीक है, और या ताप्ती नदी भी बोला जाता है। अब आपको एक एक चीज़ को बिल्कुल भी आराम से पढ़ना है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ में मैप भी पढ़ा था मैंने शुरुआत में, मैप साथ साथ में फिर चलेगा। अगर आपको क्लास बोरिंग लग रही है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्लास बोरिंग लग रही है तो इसमें मेरा फॉल्ट है, मेरी कमियाँ हैं। ओके, तो चलिए पहले हम तापी नदी को पढ़ेंगे। देखो, ये बात मैं मान सकता हूँ कि एक ही टॉपिक लंबे समय तक चलता रहता है तो वो चीज़ हमें बोरिंग लगती है, उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको झेलना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से और आराम से डीप में करा रहा हूँ। ओके, चलिए, तापी नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई से। ठीक है, मोहाना तापी नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुई खंपात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदी पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती व अरुणावती है। अगर इस पे हम जो प्रमुख बांध या परियोजनाओं की बात करें तो इस पे पारस डोह बांध बैतूल में है, हटनूर बांध महाराष्ट्र में है, उकाई परियोजना गुजरात में है। इसका दूसरा नाम है सूर्यपुत्री। तापी नदी का यानी ताप्ती नदी का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है? सूर्यपुत्री। ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं बुरहानपुर, भुसावल और सूरत। सर्वाधिक मिट्टी के टापू यानी मड आइसलैंड तापी नदी में पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह तापी नदी पर गुजरात में स्थित है। ये आपको नहीं करना है, मध्य प्रदेश की चीज़ ज़्यादा याद करनी है आपको, है ना। तापी नदी नर्मदा नदी के समांतर सतपुड़ा, ये आपको याद करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है, या तापी नदी किस नदी के समांतर बहती है, और किसके मध्य बहती है? सतपुड़ा व अजंता पर्वत के मध्य बहती है। तापी नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। समाचार पन्नों से 13 से 15 जनवरी 2024 के मध्य मुल्ताई में तापी महोत्सव का आयोजन किया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना 2024, यानी 2024 का इसमें करंट अफेयर शामिल किया गया है। तो आपको किसी बुक में ये करंट अफेयर आपको शामिल नहीं मिलेगा, आपको करंट अफेयर अलग से ही पढ़ना पड़ेगा इसका, है ना। लेकिन इस बुक की खासियत यही है कि इस बुक में आपको करंट अफेयर साथ में मिलने वाला है। देखिए, अब इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई कहाँ पर पड़ता है? या बैतूल में पड़ता है। कौन सी नदी है? तापी नदी है। बांध कौन सा है? पारसडू या मध्य प्रदेश में है। कौन से शहर है किनारे इसके? बुरहानपुर। इसकी ये सहायक नदी गिरना, अरुणावती, बोरी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये जो बांध है, ठीक है, ये राजस्थान में है, सॉरी महाराष्ट्र में है। और ये जो बांध है ये जो परियोजना यानी बांध है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और एक कौन से शहर इसके किनारे बसा हुआ है? सूरत भी बसा हुआ है, ठीक है, स्वाली भी बसा हुआ है, भुसावल भी बसा हुआ है। क्लियर हो रहा है ना। और कहाँ पर इसका अंत होता है, यानी कहाँ पर समापन होता है इसका? खंबात की खाड़ी में। पूरी नदी आपको बिल्कुल क्लियर। अब आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए, ये है बांध, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए शॉर्टकट में जीजे यानी गुजरात में। यहाँ पर लिख लीजिए आप MH यानी महाराष्ट्र में। यहाँ पर लिख लीजिए कि ये MP में है, तो ये MP में, ठीक है, MP लिख लीजिए। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ पर मैप दिया, तो आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। और जो इसके किनारे बसे हुए शहर हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर प्रमुख घाट यानी नदी होती है, नदी पर जो लोग जाते हैं, कभी कभी हम लोग भी घूमने जाते हैं, तो उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? घाट बोल देते हैं। तो कंचन घाट किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? ओरछा में है। सेठानी घाट नर्मदा नदी पर होशंगाबाद में है। साडिया घाट नर्मदा नदी पर है, होशंगाबाद में है। गौरी घाट नर्मदा पर है, जबलपुर में है। संग्राम घाट ये भी नर्मदा पर मंडला में है। बरमान नर्मदा नरसिंहपुर। राम घाट क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में। महेश्वर नर्मदा नदी पर खरगोन में। राजघाट ताप्ती नदी पर बुरहानपुर में। अब यहाँ पर ये दिया गया, ये देख लीजिए। बालाघाट स्थित
गांगुलपारा जलप्रपात एक पहाड़ी जलप्रपात है, ना कि वैनगंगा नदी पर है। स्थित कोई जलप्रपात और यह का मुख्यालय कहाँ पर है, इससे दूर स्थित है। ठीक है, इसको मत पढ़िए। अब ये जो नदियां हैं ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इन नदियों को हम देखेंगे। दक्षिण की ओर, तो ये देखिए वैनगंगा, इसका जो उद्गम होता है मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी जिले से होता है। कहाँ से होता है, सिवनी जिले से। ठीक है, मोहाना यानी कहाँ पर जाके ये समाप्त होती है, तो ये मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए ये गोदावरी में मिल जाती हैं। पहले ये प्राणहिता में मिलती है, प्राणहिता से जाकर ये दोनों नदियाँ जाकर किस में मिल जाती हैं, गोदावरी में। तो इसका जो अंत होता है वो कहाँ पर होता है, गोदावरी में। इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो 569 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी वर्धा, बाघ, अंधरी, हावी, बावन, थड़ी एवं पेंच नदी। इसकी परियोजना यानी इस पर जो बांध है वो कौन से बांध हैं इस पर, संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है, सिवनी जिले में स्थित है धूती बांध। ठीक है, और राजीव सागर परियोजना और माचागोरा बांध। अब इसमें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये इसका मैप दिया गया है, ये आप देख लीजिए। गोदावरी नदी है ये। ठीक है, ये गोदावरी नदी है। तो इसमें आकर ये क्या होती है, देखिए पहले ये यहाँ से निकलती है, तो ये आकर कौन सी नदी में मिलती है, यहाँ पर प्राणहिता। ये दोनों नदियाँ आकर इसमें समाप्त हो जाती हैं। ओके, अब ये शॉर्ट में इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। ठीक है, फिर पेंच नदी, इस पेंच नदी के छिंदगाड़ा से होता है। ओके, और इसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्राणहिता नदी देख लीजिए आप। ठीक है, अब ये नदी जोड़ो परियोजना, इसको हम कल की क्लास में समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्लास बड़ी होती है तो आप बोर हो सकते हैं और आपका फिर पढ़ने में, याद करने में मन नहीं लगेगा। ओके, तो इसको हम कल के वीडियो क्लास में देखेंगे। तब तक कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी आज के MCQs में वगैरह में, तो आप उनको दूर करने का प्रयास कीजिए, यानी उन पर आप काम कीजिए। ठीक है, थैंक यू।